वेलकम टू माइंडवेव टॉक्स डॉक्टर बैनर्जी। एंड मैं दर्शकों से पहले बोलना चाहूंगी कि अबाउट डॉक्टर बैनर्जी, उन्होंने अपने लाइफ के आई थिंक 20 इयर्स इंडियन आर्मी में सर्व किए एज अ फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। 27 years. 7 years as a medical officer, 20 years as an epidemiologist. Okay, so 7 years as a general duty medical officer, then 20 years as an epidemiologist. ओके, तो अभी आप बाकी का अभी बोलोगे तो अच्छा रहेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो एंड आप किस बारे में। धन्यवाद मैडम बर्नाली को और धन्यवाद आप सबको। मेरे को खुशी है आप इस प्लेटफॉर्म में आके आपके साथ बातचीत करने में। तो मैं 27 साल इंडियन आर्म फोर्सेस में नौकरी किया है, उसमें से 20 साल मैंने एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट देश के अलग अलग भागों में जितने भी महामारी है उसका जांच किया है। उसके बारे में मलेरिया में जांच किया, हेपेटाइटिस में जांच किया, निमोनिया में जांच किया, टाइफाइड में जांच किया, जहाँ जहाँ महामारी फैलती थी। मैं मोबाइल एपिडेमिक टीम का लीडर भी था, मैं 4 साल एफएमसी में। और मैं उसके बाद आर्मी से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके 2005 से अभी 17 साल से मैं अध्यापक का नौकरी कर रहा हूँ एक मेडिकल कॉलेज पूना में। मैं प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन या सोशल मेडिसिन जिसको कहते हैं, जो कि महामारी के बारे में जिसका सिखाया जाता है, उसमें मैं 17-18 साल से नौकरी कर रहा हूँ। और ये पैंडेमिक के दौरान भी मेरे को जहाँ मैं हूँ, मेरा कॉलेज है, वहाँ पे कॉरपोरेशन का जो 30 लाख का पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका भी हमको जिम्मेदारी दिया गया था उसके बाद कोविड का जांच करने के लिए। तो हमने सीरो सर्वे भी किया था वहाँ पे, फिर वहाँ पे कंटेक्ट ट्रेसिंग भी किया था। तो हमको शुरू से थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। पूना में काफी प्रभाव ज्यादा था इसका। तो और थोड़ा बहुत हमने एक किताब भी लिखा है, कोविड-19 पैंडेमिक, और ये अमेजोन में अवेलेबल है। इसका किंडल एडिशन भी है और इसको अभी थोड़े दिन में शायद हम हिंदी अनुवाद करने के भी सोच रहे हैं। अच्छा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा अपना जो मैंने देखा है और जो मेरा जो अपना तजुर्बा है उसके बुनियाद से मैं अपना जो भी सवाल बर्नाली करेंगे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जी। पहले तो मैं सबकी तरफ से इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि एपिडेमियोलॉजी ये जो सेक्टर है, इसको थोड़ा सा, या कम्युनिटी मेडिसिन वो क्या है उसका थोड़ा सा आप बताओगे तो समझने में इजी रहेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी बर्नाली के मुंह में भी ये शब्द अटकता है, इसके पहले अभी भी अटक रहा है लोगों को, तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी शायद इसी महामारी के दौरान ही लोगों को थोड़ा पता चला है कि ऐसा भी कोई स्पेशलिटी है। हमारा क्या है, जैसे मैं बताऊंगा एक उदाहरण से। जो आम आदमी को मालूम है कि एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है, और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो पूरा पॉपुलेशन को देखता है। पॉपुलेशन में कोई बीमारी कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से किन लोगों को हुआ, कहाँ पे किस टाइम हुआ और कितना फैला, तो 3 चीजें 3 डायमेंशन में देखता है, टाइम, प्लेस, पर्सन। और वो पूरा पॉपुलेशन को देखता है, पॉपुलेशन का पूरा उसका विश्लेषण करता है, बड़े को हो रहा है या छोटे को हो रहा है, महिला को हो रहा है या मर्द को हो रहा है, कितने साल के बच्चे को हो रहा है। और उसका अलावा वो पॉपुलेशन को भी अध्ययन करता है, उसका पॉपुलेशन का एज प्रोफाइल कैसा है, पॉपुलेशन का इंडस्ट्री है क्या है, कंजेस्टेड है क्या है, हाउसिंग क्या है, वाटर सप्लाई क्या है, ये सब से। क्योंकि ये एक, जैसे हम कहते हैं, हम अपने स्टूडेंट को भी समझाते हैं, जो आम डॉक्टर होता है वो एक, जैसे हम शतरंज खेलते हैं, शतरंज में वो एक पीस के साथ खेलता है। कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, कोई ईएनटी होता है, कान नाक की देखता है। तो चेस के भी कई मोहरे होते हैं, तो जो दूसरे स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक मोहरे से खेलते हैं। और हम जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, हमको सब मोहरे के साथ खेलना पड़ता है, पूरा गेम खेलना पड़ता है शतरंज का। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट एक मोहरे के साथ खेलेगा तो वो गेम हार जाएगा। तो ये देखना पड़ता है कि पूरा गेम का चेस बोर्ड देखना पड़ता है, शतरंज का बोर्ड। और हर गेम में मोहरे वही होते हैं, बोर्ड वही होता है,
पर एक गेम और दूसरे गेम में समानता कुछ नहीं रहता है, हर गेम में आपको फिर से सोचना पड़ता है। तो इसीलिए इस महामारी के दौरान क्या हुआ कि एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच शुरू से ही इसका अच्छे से नहीं, इनको एपिडेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको हैंडल नहीं किया, एक तरीके से हैंडल किया कि ये वायरस है, इसको खदेड़ना है, इसको पकड़ना है। मतलब एक पैंडेमिक या एपिडेमिक में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, इसका मैं पहले भी एक दो बार इसके बारे में अपना विचार दिया है कि बात क्या है कि हमारे जो देश में जैसे अफ्रीका है, एशिया है, इंडिया है, हमारे देश में अभी जो है संक्रामक रोग जिसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं अभी भी है। हमारे जो डॉक्टर्स को या एपिडेमियोलॉजिस्ट को भी उसका तजुर्बा है। और जहां तक कि यूरोप है, अमेरिका है, और जब से आज़ादी मिलके 50 साल हो गया, जब से वो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, 70 साल हो गया, शायद 80 साल हो गया, जब से ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ, उनका जो अनुभव है, उनके कंट्री में ये बीमारियां नहीं होती है, संक्रामक रोग बहुत कम होती है, उनका खाली इन्फ्लुएंजा होता है और अभी कोविड होता है। तो उनको क्या है कि ये अपना उनको तजुर्बा ही नहीं है। तो उन्होंने क्या, उनके भी जो अभी आज के तारीख में उनके जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमियोलॉजिस्ट है। वो क्या हार्ट डिजीज के एपिडेमियोलॉजिस्ट है, कार्डियक डिजीज के एपिडेमियोलॉजिस्ट है, कैंसर के एपिडेमियोलॉजिस्ट है। पर जो इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी होता है वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें, वो और बहुत फास्ट फैलता है वो, तो वो उतना उनको चैलेंजिंग भी होता है और बहुत जरूरी भी होता है वहां पे उस हिसाब से रिसर्च करना। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम अभी भी उनसे गाइडेंस लेते हैं, सीडी से गाइडेंस लेते हैं, या WHO में सब यूरोपियन और वेस्टर्न साइंटिस्ट का डोमिनेशन है। तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो तजुर्बा है, उनका जो थियोरेटिकल नॉलेज है उससे काम नहीं होता है। अभी जैसे पैंडेमिक में उन्होंने क्या किया कि एक एमेच्योर जैसे कहते हैं ना, जिसको कोई तजुर्बा नहीं है, वो सोचा कि अगर हम लॉकडाउन कर देंगे, लोगों को मूवमेंट बंद कर देंगे, तो उसके बाद हम वैक्सीन आ जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो वो लॉकडाउन ये किया या सोशल डिस्टेंसिंग किया, उनको ये नहीं मालूम है कि वो उसका जो बुनियाद था वो एक कंप्यूटर मॉडल पे किया था। वो कोई साइंटिस्ट की बच्ची ने कंप्यूटर मॉडल प्रोजेक्ट किया था कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो इन्फ्लुएंजा ऐसे रोकेंगे। तो वो एक्चुअल स्टडी में लॉकडाउन का कोई एविडेंस नहीं है। तो वो एक्चुअल वो कंप्यूटर मॉडल में तो वो ह्यूमन बींग्स को एक इनर्ट यूनिट लिया जाता है, पर ह्यूमन बींग सामाजिक होता है, सोशल होता है, उसको आप इंसुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए फेल हो गया जितने भी इनके। और फिर वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन से रोक लेंगे, तो वो बहुत ही एमेच्योरिश है। अभी देखिए इनके जितने भी मॉडल्स थे, सब इनके मॉडल्स गलत गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनिशियली केसेस हुए थे चाइना से, थाईलैंड फिर इटाली में मैक्सिमम डेथ्स हुए थे, और वहां का जो पॉपुलेशन है 80 इयर्स में मैक्सिमम डेथ्स हुए थे। तो उनके जो मॉडल्स थे वो फेटेलिटी रेट, उसमें उन्होंने मॉडल्स में वो फेटेलिटी रेट यूज किया था जो नील फर्गुसन ने इंपीरियल कॉलेज से किया था, और उससे पूरा लोग डर गए, भयभीत हो गए, और वो ओवर रिएक्ट कर गए। तो उससे क्या किया, जो भी लॉकडाउन किया, जो भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर किया, उसमें क्या हो गया कि नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ हमको। तो ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। और बाद में क्या है, एक प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल क्या है, जो एक्चुअल जो साइंटिस्ट थे उन लोग जो क्वेश्चन करते थे उनको उनका नजरअंदाज कर देते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये हमारे को बहुत बड़ा ये इमरजेंसी है, पैंडेमिक है। और अगर देखा जाए, शुरू में जो मोर्टेलिटी रेट जैसे मैंने बताया इटाली से लिया था, एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा था, पर बाद में 3-4 महीने बाद ही जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर योनिट्स और जय भट्टाचार्य ने सर्वे किए थे, सीरो सर्वे किए थे, उन्होंने ब्लड टेस्ट किए थे आम पॉपुलेशन में। इसलिए हम कहते हैं ना, एपिडेमियोलॉजी आम पॉपुलेशन को देखता है, और क्लिनिशियन जो होता है वो अस्पताल में जो पेशेंट आता है उसको देखता है। तो वो पेशेंट सीरियस पेशेंट ही अस्पताल में आता है, तो उसका जो नजरिया होता है वो सीरियस पेशेंट को देख के होता है, वो सोचता है बीमारी बहुत घातक है। पर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जैसे उन्होंने सर्वे किया था, आम आदमी में सर्वे किया था, तो मैक्सिमम लोग को एसिम्प्टोमेटिक है, मैक्सिमम लोगों में बहुत ही माइल्ड बीमारी है। तो ओवरऑल पता चला कि ये इतना भयानक बीमारी नहीं है। बाद में जो उन्होंने सीरो सर्वे किया, अप टू 69 इयर्स ऑफ एज मोर्टेलिटी रेट वाज लेस देन 0.5%, और 0 to 18 इयर्स बच्चों में तो 99.9973 सर्वाइवल रेट है। ये हमने टेबल दिया है।
तो ये टेबल जॉन योनेट्स के पेपर में है। तो देखा जाए तो 69 ईयर्स तक अगर हो जाता है किसी को इन्फेक्शन तो उसका सर्वाइवल है 99.95, 99.9 या 99.5, 0.5 खाली मोर्टेलिटी है। तो इस उम्र में तो कोई भी बीमारी इससे ज्यादा मोर्टेलिटी है। बच्चों में बिलो 18 ईयर्स द मोर्टेलिटी इज 1 मिलियन में हार्डली 1 या 2 बच्चे का डेथ है, जो अमेरिकन डेटा है, यूरोपियन डेटा है। 1 मिलियन में 2 बच्चे का डेथ है, और वो जो 2 बच्चे हेल्दी बच्चे नहीं है, जिनको कि चाइल्डहुड ल्यूकीमिया है, ओबेसिटी है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है। तो ये पहले ही फर्स्ट 4-5 मंथ्स में ही ये डेटा अवेलेबल था, ये एपिडेमियोलॉजिकल डेटा था। और इस टाइम क्या हुआ कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, ये डेटा के पेपर में छपा ही रह गया। पॉलिसी वाज नॉट गाइडेड बाय दिस डेटा। अगर इस डेटा से गाइड होता तो जितने हमने स्कूल वगैरह बंद किए या बिजनेसेस बंद किए वो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब करके भी तो सब लोगों को फैल गया है। अभी जो सीरो सर्वे किया था, जब दिल्ली में सितंबर में सीरो सर्वे किया था, 80% बच्चों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज पाए गए थे। इसका मतलब उनको संक्रामक हो गए थे, उनको पता भी नहीं चला। और सितंबर पिछले साल में तो आपका ये भी नहीं, वैक्सीन भी नहीं रोल आउट हुआ था। तो इसका मतलब आपने स्कूल 2 साल बंद रखा पर सब बच्चे इन्फेक्ट हो गए। और उसके बाद जो स्टडीज आ गए हैं, स्टडीज जो आए हैं उससे पता चला है कि इजराइल के जो स्टडीज है कि जो आदमी रिकवर कर जाता, जो इंसान नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर जाता है, उसको जो इम्यूनिटी होता है, जो उसको बीमारी लड़ने की शक्ति होती है, 13 से 27 गुना ज्यादा होता है वैक्सीन के इम्यूनिटी से। तो ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस पहले भी मालूम था हमको, और अभी के पैंडेमिक में भी ये एविडेंस आ गया है। सीडीसी ने भी अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि नेचुरल इम्यूनिटी अनसर्टेन है। तो अभी ये एस्टेब्लिश हो गया है कि उनको ज्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी है, तो उनको वैक्सीनेशन का साइंटिफिकली तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बच्चों में तो मोर्टेलिटी 1 मिलियन में 2 बच्चों का है। और जो साइड इफेक्ट्स है, 1 मिलियन में अगर डोजेस दोगे तो 100 से ज्यादा लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है, एडल्ट का जो डेटा है। और उनमें से मोर्टेलिटी भी 3, 4, 5 को 1 मिलियन में हो सकता है। तो अगर बच्चों में हम इसको कैलकुलेट करें रिस्क बेनिफिट, ये इसका कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जो हम वैक्सीनेशन हम बोल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए और ये लगना चाहिए, तो इसमें देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। सो दिस इज वन थिंग। अदर थिंग इज, जब पहले वैक्सीन रोल आउट करेंगे तो बोले थे कि वैक्सीन विल कट डाउन द इन्फेक्शन। अभी क्या है, अभी जो डेटा आ गया है, जो कंट्रीज में हमने कुछ चार्ट्स भी हमने भेजे हैं, उसमें दिए हैं कि आफ्टर रोल आउट, जैसे कई कंट्रीज है, जैसे आपका जापान है, जापान का डेटा है वैक्सीन रोल आउट के पहले उसका कितना केसेस थे और डेथ्स थे, और वैक्सीन रोल आउट के बाद कितने थे। जापान में वैक्सीन रोल आउट के पहले ज्यादा कम केसेस हो रहे थे, रोल आउट के बाद ज्यादा हो रहे हैं, डेथ्स भी ज्यादा हो रहे हैं। सिमिलरली मलेशिया, सिमिलरली इंडोनेशिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने, तो ये पता चल रहा है कि वैक्सीन का इफेक्ट जो है ज्यादा देर तक नहीं है। 3 महीने 4 महीने के बाद केसेस भी बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसको अभी सोचना चाहिए कि हम इसको सभी को देने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी लगता है, बिकॉज वेरी कॉस्टली। अदर प्रोग्राम नेग्लेक्ट होते हैं। और जैसा है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में इसका मोर्टेलिटी रेट 0.3% है, 90 अगर हर एज को लिया जाए। बच्चों में तो 0.001% है मोर्टेलिटी। मतलब वो एक बच्चों को ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी 10 टाइम्स ज्यादा चांसेस है। इट इज जस्ट लाइक बीइंग किल्ड बाय लाइटनिंग, ये कहते हैं, इन अ हेल्दी चाइल्ड। तो हम डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे रिस्क है, अदर कंडीशंस भी है। तो इसलिए ये जो है अभी कोविड का जो बीमारी है, इसके बारे में जो हम बात करेंगे, तो कोविड की बीमारी है इटसेल्फ, मतलब वो कितना लीथल था और एक नॉर्मल फ्लू से वो कितना डिफरेंट और कितना खतरनाक था, वो एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इतने सालों से वही चल रही है कि एग्जैक्टली कोविड है कि था तो कितना, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ,
तो उसका जो है हमने जैसे कहा कि अप टू 18 इयर्स इसका सर्वाइवल इज 99.9973, 99.9। फिर उसके बाद 30 इयर्स तक 99.99, ऐसे करते करते अप टू 69 इयर्स इट इज 99.5% इज द सर्वाइवल, 0.5% मोर्टेलिटी है। तो इसके लिए अभी दैट इज टू पर्सन विथ कोमोबिडिटी। हेल्दी एल्डरली को भी रिस्क इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ फ्लू। फ्लू में भी वायरल फ्लू जैसा ही होता है। और जहां तक कि हाँ पर्टिकुलर ये फ्लू के जैसे तो वो कितना फ्लू से, और फ्लू जो है, फ्लू का जो मोर्टेलिटी है यंग बच्चों में ज्यादा है, कोविड से 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर आपको याद होगा जब 2009 में फ्लू का पैंडेमिक हुआ था H1N1 का, उस टाइम बच्चों को ज्यादा प्रभावित किया था, एल्डरली को नहीं किया था, क्योंकि एल्डरली H1N1 कई सालों पहले एक्सपोज हो गए थे, 20-30 साल पहले। तो इसी से पता चलता है कि नेचुरल इम्यूनिटी डिकेड्स तक चलता है। और उस टाइम जो हमको पूना में याद है सबसे पहला डेथ हुआ था, एक 15 साल का स्कूल के बच्ची को हुआ था H1N1 का डेथ। और उस टाइम भी 10 टाइम्स मोर डेथ्स वर इन द यंगर एज ग्रुप कंपेयर टू एल्डर एज ग्रुप। तो जहां तक एज ग्रुप का, इसीलिए हम कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी पॉपुलेशन को देखता है, कौन सा पॉपुलेशन किस एज को अफेक्ट करता है। तो इन्फ्लुएंजा का जो एपिडेमियोलॉजी है इट इज मोर लीथल इन यंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कंपेयर टू एल्डरली पीपल, कोविड के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अगर पूरे इसको हम नाप तौल करेंगे तो कोविड जो है हम तो कहेंगे कि इट इज माइल्डर देन इन्फ्लुएंजा, क्योंकि कोविड इज किलिंग वेरी ओल्ड पीपल विथ कोमोर्बिडिटीज। हालांकि उनको भी मरना नहीं चाहिए, डेथ इज अ ट्रेजेडी, बट डेथ ऑफ अ यंग पर्सन इज अ बिगर ट्रेजेडी। और जो इन्फ्लुएंजा है H1N1 है दैट इज मोर लीथल टू द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। तो देखा जाए दोनों है। इसके अलावा हमारे कंट्री में तो और भी इन्फेक्शंस है। हमारे कंट्री में 1400 लोग रोज ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी इवन आफ्टर ट्रीटमेंट इज मोर देन 5%, इसका तो 0.5%। मतलब अगर हमारा जो एपिडेमियोलॉजी में हम इसीलिए कहते हैं ना, एक गोटी से नहीं खेलते, हम सभी गोटी से खेलते हैं, चेस्ट के हर पीस को देखना है। तो पूरा हमको ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ देखते हैं। अब वो क्लिनिशियन एक आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ये चल रहा है, तो वो उसका सब स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो अब उसका वायरस को देख रहा है, वायरस का जीनोमिक सीक्वेंस कर रहा है, तो अलग अलग करते हैं और वो पैनिक लेवल बढ़ जाता है। हालांकि जो भी म्यूटेशंस होते हैं, जो कुदरती जो ये है, उससे क्या होते हैं, म्यूटेशंस जो माइल्ड होते हैं, सब्सिक्वेंट म्यूटेशंस आर फॉर सर्वाइवल नॉट फॉर किलिंग द होस्ट। क्योंकि अगर होस्ट को किल करेगा नया म्यूटेशन तो वो खत्म हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। तो ये तो डार्विन का लॉ है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं डार्विन लॉ, जो एडेप्टेशन होता है। तो अभी भी देखेंगे, अभी पहले अल्फा वेव आया, डेल्टा वेव आया, ओमिक्रॉन आया, तो ओमिक्रॉन वाज मच माइल्डर क्योंकि वो अडेप्ट हो रहा है। तो अभी तो ये मेरे को फ्लू से भी मैं कहूंगा अभी ये कॉमन कोल्ड के लेवल पे आ गया है। देखिए, हम जब भी कोई बेड रिडन हो जाता है एल्डरली, उसको हम हमेशा डर क्या रहता है कि कुछ वायरल निमोनिया ना हो जाए। तो ये वायरल निमोनिया कई यही सब वायरसेस से होते हैं। अगर पहले इन्फ्लुएंजा वायरसेस थे, अभी कोविड वायरस आ गए। अभी के जॉन यूनिट्स का एक स्टडी है, उसमें उसने कहा कि इवन जो बेड रिडन नर्सिंग होम में ओल्ड पीपल है, उनको तो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन में भी 8% मोर्टेलिटी है विथ कोमोर्बिडिटी, जो बहुत इन्फर्म है। तो कोविड का 5% है, तो इट इज समथिंग लाइक कॉमन कोल्ड। और अभी आपने क्या किया, 1 साल 2 साल आपने सोशल कांटेक्ट बंद कर दिया, एक इतना फियर साइकोसिस ले आए, तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। उससे आप घर बैठे हो, ओवर ईटिंग होता है, आप अनहेल्दी फूड ले रहे हो, वेट गेन कर रहे हो। और अभी जो कोविड का जो अभी जब प्रकोप में मैक्सिमम ओबेसिटी, severe disease was among very obese people and death also in obesity. So 70% risk was higher in obese people compared to people with normal weight. तो अभी जितने भी हमने कई डेटा भी हमने कई बार हमने प्रेजेंट किया है, उसमें जो भी कंट्रीज है, लाइक जो वेस्टर्न कंट्रीज है, लाइक यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए, इंक्लूडिंग सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील, उसमें करीब 60% पीपल आर ओवरवेट, जिनका BMI 25 से ऊपर है। 60% पीपल आर ओवरवेट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 20% पीपल आर ओवरवेट इन एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ओवरवेट से बहुत ज्यादा उनका 10 टाइम्स ज्यादा मोर्टेलिटी हुआ है।
इन द वेस्टर्न कंट्रीज कंपेयर टू अफ्रीका एंड एशिया। अगर आप देखेंगे अफ्रीका में हार्डली देयर इज एनी वैक्सीनेशन कवरेज, तो उसमें फिर भी उनका मोर्टेलिटी इज 10-20 टाइम्स लेस देन वेस्टर्न कंट्रीज, एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या है, ओवरवेट उनका भी 60% है। So among the African countries in the African continent, South Africa and Egypt, they have got a higher overweight, almost like Western countries. पर उनका क्या है, एज उनका कम है वेस्टर्न कंट्रीज से, इसीलिए उनका मोर्टेलिटी वेस्टर्न कंट्रीज इतना नहीं है, फिर भी अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के तुलना में काफी ज्यादा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जापान का। जापान का एज इज वन ऑफ द हाईएस्ट, लॉन्जेविटी जो है उनका जो एवरेज एज है 47 करीब है, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री में जहाँ 40 है। तो जापान हैज गॉट द ओल्डेस्ट एज, बट उनका जो ओबेसिटी इज जस्ट 25%, उनका जो ओवरवेट परसेंटेज इज जस्ट 1/3 द वेस्टर्न कंट्री। तो उनका जो मोर्टेलिटी है जापान में फ्रॉम कोविड इज इक्वल टू द एशियन कंट्रीज, मतलब उनका मोर्टेलिटी वेस्टर्न कंट्रीज से 1/10 है। इनफैक्ट और कम था। एक मैं जो ग्राफ मैंने, अगर आप बताएंगे बाद में, तो उसमें हमने बताया कि वैक्सीनेशन रोल आउट के बाद जापान में मोर्टेलिटी बढ़ गया। वैक्सीनेशन के पहले मोर्टेलिटी कम था। अब इसके ऊपर जांच करना जरूरी है कि ये क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से या तो कुछ, या तो ये भी हो सकता है कि दूसरे डिजीज नेग्लेक्ट हो गए, हार्ट डिजीज नेग्लेक्ट हो गए या दूसरे डिजीज नेग्लेक्ट हो गए, उसकी वजह से अभी उससे मोर्टेलिटी बढ़ रहा है। पर कुछ डेटा जो यूएसए से आ रहे हैं, कुछ डेटा यूरोप से आ रहे हैं, उसमें 2021-2022 में ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गया है और इसके ऊपर जांच होना जरूरी है। अभी कई साइंटिस्ट इस पे जांच कर रहे हैं। तो डेटा जो अवेलेबल है उसमें जैसे यंग पीपल, वर्किंग क्लास 24 to 44 ईयर्स यूएसए में, उसका एक पेपर भी है। उसमें जो उनका डेटा विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, उससे क्या है कि मोर्टेलिटी इन दिस एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड कोइंसिडेंटल विद द वैक्सीन मैंडेट। जब वो वैक्सीनेशन कंपलसरी किया है तो देयर इज अ कंसर्न एंड डेथ्स। फिर सिमिलरली यूके डेटा से पर्टिकुलरली मेल्स में, यंग मेल्स में देयर इज अ रिपोर्ट्स ऑफ मायोकार्डाइटिस, हार्ट का जो है, हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन, हार्ट का इफेक्ट हो रहा है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। सिमिलरली थाईलैंड से भी अभी डेटा है, पेपर आया है। देयर आर 26% जो यंग लोगों को वैक्सीन दिया था, 26% को कुछ ऐसे केमिकल मार्कर्स मिले हैं विच शोज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। अब इसका क्या है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये हमको स्टडीज करना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा। और यंग वुमेन में कई जगह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कई कंट्रीज में बैन कर दिया है यूरोप में, बिकॉज उसमें ब्रेन में ब्लड क्लॉट, जैसे ब्रेन में मस्तिष्क में आपका क्लॉट्स बनते हैं, स्ट्रोक होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस इंडिया में भी 1-2 डेथ हो गए हैं। एक कोर्ट केस भी चल रहे हैं डॉक्टर स्नेहल लुनावत का, 32 ईयर्स ओल्ड का, ब्रेन क्लॉट से, कोविशील्ड वैक्सीन से। तो ये सब अभी हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल, जो कि पहले हम सोचते थे वैक्सीन सेफ है, इसमें इट इज रिक्वायर्ड जांच करना है, हमको लॉन्ग टर्म जांच करना है। और इसीलिए अभी जो इन्होंने जो पॉलिसी किया है कि मास वैक्सीनेशन, अभी इसमें क्या है, फिर बॉम्बे का भी डेटा है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी डेटा है 2001-2002 का, उसमें 6 टाइम्स ज्यादा मोर्टेलिटी फ्रॉम जो भी हॉस्पिटल्स के डेटा है, हार्ट डिजीज के रेट्स बढ़ गए हैं। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए दोनों चीज संभव है। हम एज अ साइंटिस्ट वी कैनॉट से कि इट इज ड्यू टू वैक्सीन और इट इज ड्यू टू कोविड और इट इज ड्यू टू अदर रीजंस। अदर रीजंस भी हो सकता है कि कई लोग ये गए नहीं, हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं किए। हाँ, नहीं, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि एक सर्टेन कुछ एक हुआ, एक वैक्सीन पुश किए, उसके बाद ही सडनली बढ़ रहे हैं ये सब कुछ, ये कोइंसिडेंट हो सकता है? तो इसके लिए हमको, हाँ, अभी अगर ये रेड सिग्नल्स है, दिस इज नॉट प्रूफ, इट इज रेड सिग्नल। एक जैसे ये जैसे एपिडेमियोलॉजी जासूसी जैसा भी है, कुछ क्लूज मिलते हैं
हमको डिटेक्टिव वर्क करना है। तो हाँ। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब अभी इनको अभी पता चल गया है, अभी पूरा भी वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चल गया कि जो इंसान अपना नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गया है उसको कोई खतरा नहीं है, तो उसको कंट्रोल ग्रुप रखा जा सकता है, उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। और जिन लोगों को वैक्सीन लिया, जिनको बीमारी नहीं हुआ, उन्होंने वैक्सीन लिया, दोनों को फॉलो करना चाहिए 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो लोग का सोचना है कि ये जो भी चीज हो रहा है अभी, जैसे हार्ट डिजीज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब अभी क्या कर रहे हैं, अंडर द ब्लैंकेट ऑफ लॉन्ग कोविड। वो कह रहे हैं कि कोविड से तो हो सकता है, वो भी है, हम एज अ साइंटिस्ट हम नहीं कह सकते, पर हमारे को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन भी एक्सपेरिमेंटल यूज है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप को आप एक्सपोज करते हो उस ड्रग को या वैक्सीन को, और एक ग्रुप को आप अलग रखते हैं। और अभी हम रख सकते हैं, अभी जो जो इंसान नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गया है वो नेचुरल इन्फेक्शन है, नेचुरल कोविड है। अभी कोविड से अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है तो वो उसको होगा, बगैर वैक्सीन के भी होगा, तो हम, और वैक्सीनेटेड ग्रुप से ज्यादा होगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हम कहेंगे कि ये जो लक्षण है ये लॉन्ग कोविड के लक्षण है। अगर मान लीजिए वैक्सीन वाले को हो रहा है और नेचुरल इन्फेक्शन वाले को नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, तो तभी पता चलेगा ना। अभी क्या होगा, अभी दोनों पार्टी जो है ना, अभी तो पोलराइज हो गया है, जैसा पॉलिटिकल फाइट जैसा हो गया। अभी कोई वैक्सीन पार्टी में है, कोई एंटी वैक्सीन पार्टी में है। अभी मैं भी कुछ बोलता हूँ, कहते हैं आप तो एंटी वैक्सीन हो, मैं एंटी वैक्सीन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल एम्पायर हूँ, मैं थर्ड एम्पायर हूँ, इसीलिए मैंने किताब लिखा है थर्ड आई। तो मैं न्यूट्रल पोजीशन से देख रहा हूँ, और एम्पायर को पूरा प्रॉपर ये चाहिए ना, लाइन खींचेगा तभी तो बोलेगा लाइन के बाहर है कि लाइन के अंदर। आप बिगर लाइन के आप खेल रहे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप इसको देखोगे, एक कंट्रोल ग्रुप रखोगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी पता चलेगा और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट भी पता चलेगा। और पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के लिए अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ इफेक्ट होता है उसको, तो वो तो रिवर्सेबल नहीं है ना। अगर 70 इयर्स का है जिसको रिस्क ज्यादा है, देखिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन में, वो हमेशा कहते जा रहे हैं कि रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, बेनिफिट आउटवेज द रिस्क। वो तो यार एज के ऊपर है ना। अभी अगर 70 इयर्स के ऊपर है और एक बच्चा है 18 साल के नीचे, 1000 टाइम्स डिफरेंस है रिस्क में। A person above 70 years has got 1000 times more risk than ये, तो उसको फायदा है। अगर 70 years को अगर कोविड होगा, उसको कोमोबिलिटी है, तो उसको मरने का रिस्क ज्यादा है, पर बच्चे को तो रिस्क नहीं है। तो उसके लिए ये, अगर अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिस्क कोई नहीं कह सकता। वैक्सीन सेफ जो कह रहे हैं वो अनसाइंटिफिक कह रहे हैं, वो विश्वास है, वो साइंस नहीं है। 5 साल तक तो अभी वैक्सीन मार्केट में नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन आपका सेफ है। तो इसीलिए अभी आपको कंट्रोल ग्रुप रखना जरूरी है, और बच्चे में अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो अभी जिस हिसाब से इन्होंने पॉलिसी बनाया मास वैक्सीनेशन का, इससे अनसाइंटिफिक हो जाता है। ये आप किस बेस पे दे रहे हो। अभी आप तो पहली बात है रिस्क नहीं। अभी जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहते थे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज सपोज टू बी द मोस्ट डेंजरस वैक्सीन। उसका जो डेथ 1 मिलियन को देते थे, तो 15 लोगों को डेथ होने के चांसेस होते थे, सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट होने के। पर स्मॉलपॉक्स होने से आपको मरने का संभावना 30% है। मोर्टेलिटी ऑफ स्मॉलपॉक्स इन ऑल एज ग्रुप्स वाज मोर देन 30%। 50% साइड इफेक्ट्स, ब्लाइंडनेस, ये वो। तो अगर मरने का चांस 30% है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट 5% भी होगा, तो इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क ऑफ वैक्सीन। पर यहाँ तो मरने का चांस 1 in million है बच्चों में, और वैक्सीन का साइड इफेक्ट 100 in million है। तो एक्चुअली आपको, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट फिगर्स है। आपको कोई भी आम आदमी, इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को तो बिलीफ होता है कि ये दवाई है, दे दो। पर अगर आम आदमी जो होता है, जो एथिक्स में, इसीलिए आम आदमी भी रहते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स आपके पास सामने है, डेटा है। सर्वाइवल इज हार्डली मिलियन में एक बच्चा मरता है, वो भी कोमोर्बिड वाला बच्चा मरता है। तो इसीलिए अभी हमको पूरा डेटा, हमारा एक और प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं, सर्वेलेंस प्रोग्राम,
तो वैक्सीन दे दिया, उसका फॉलोअप, उसका साइड इफेक्ट, अभी किसी को साइड इफेक्ट हो गया, डेथ हो गया या सीरियस साइड इफेक्ट, वो जाता है वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल डेथ है। वो अभी रिमोट एरिया में आप वैक्सीन दे रहे हो, वहां पे हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, वो कौन उसका मॉनिटर करेगा, कौन उसका सर्वेलेंस करेगा? हाँ, अभी सेल्फ रिपोर्टिंग स्टार्ट करने के लिए बोला है, कोर्ट ने बोला है कि आपके पास पहले मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेटा है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम है वॉलंटरी बेसिस पे, वैसा कोई सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सिस्टम होने के बावजूद भी वो कहते हैं खाली 1 to 5% ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, 90% एडवर्स इवेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। कई बार वो घर वाले नहीं रिपोर्ट करते हैं, कई बार वो आइडेंटिफाई नहीं करते, 1 महीने बाद डेथ हो गया, कहते हैं और कोई वजह से हुआ है, इट मे बी रिलेटेड टू द वैक्सीन। पर जब तक, इसलिए हम कहते हैं जब तक हमारे पास डेटा नहीं है हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको पहले तो हमको ये हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करना है। कोई भी मास वैक्सीनेशन रोल आउट के पहले हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स। अगर ये नहीं है, और जिस तेजी से हमने मास वैक्सीनेशन रोल आउट किया है, ये तो हम कह रहे हैं कि हम कंट्री में सुपर फास्ट ट्रेन चला देंगे पूरे कंट्री में, और रेल ट्रैक नहीं है, रेल ट्रैक पुराने हैं, टूटे टाटे रेल ट्रैक है, कहाँ डिरेलमेंट हो रहा, कहाँ कैजुअलिटीज हो रहा, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई साइंस भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ एपिडेमोलॉजी इज कॉमन सेंस। हमको खाली गिनना आता है, हमको खाली ज्योग्राफी आता है, हमको खाली मैपिंग आता है, और उसी से एक पैटर्न आता है, उसी से साइंस हम खाली एक, जैसे कहते हैं पुलिस कांस्टेबल जो पंचनामा करता है कि हमारे को इतना डेटा हमने यहाँ नोट किया, इतना रेट किया, हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, फिर ऊपर वाले अथॉरिटीज का जो है वो जांच करते हैं। तो हमारा जो एपिडेमोलॉजी इज द फर्स्ट बेसिक सिग्नल्स, हम पंचनामा जैसे करते हैं कि इधर ज्यादा हो रहा है, इधर बच्चे में हो रहा है, इधर आप इसका जांच कीजिए। तो इससे हमारा, इससे कैसे कुछ हमको ये हमारे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एक कंट्रोल ग्रुप रखना है, और हमारा जो सिस्टम ऑफ ये है मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इवेंट्स, उसको रोबस्ट करना है। और ये कुछ चीजें हम इससे निकलता है। और अभी जिन लोगों को रिकवर कर गए हैं, और बच्चों में मास वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों में वैक्सीनेशन, आप सोच सकते हैं उन बच्चों में जिनको कोई दूसरी बीमारी हो, चाइल्डहुड डायबिटीज होता है, चाइल्डहुड सीवियर ओबेसिटी होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, वो उनके जो पीडियाट्रिशियन है इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट करे और उसी हिसाब से वैक्सीन देना चाहिए। जी, ओके। जो मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अभी आप जो बोल रहे थे कि रिसर्च से जो भी हमको पता है कि बेसिक डेटा जो है कि जो सीजनल फ्लू और कोविड के बीच में उतना भी कुछ प्लस माइनस डिफरेंस है नहीं, तो फिर ये वैक्सीन की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? वैक्सीन जरूरत तो मेरे को लगता है कि ये ओवर रिएक्ट कर गए, या तो एक तो ओवर रिएक्ट शुरू में किया, ठीक है, पर जब डेटा पता चला था कि एज वाइज रिस्क बहुत कम है यंगर एज में, और तो वैक्सीन कुड हैव बीन लिमिटेड टू हाई रिस्क ग्रुप ओनली, और नॉर्मल लोगों को ना लॉकडाउन की जरूरत थी, ना बिजनेस बंद करने की जरूरत थी, ना स्कूल बंद करने की जरूरत थी। पर अभी तो क्या होता है कि पर आम आदमी में भी इतना भय हो गया था, जो मीडिया की वजह से या प्रोमोशन की वजह से या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे, तो आम आदमी भी वैक्सीन डिमांड करने लगा, पॉलिटिशियन भी डिमांड करने लगे, साइंटिस्ट भी। जो क्या है कि मैं कहता हूं कि अभी आज का तारीख में वो जो कला है चिकित्सा विज्ञान का, वो विज्ञान में ही रह गया, कला खो गया है, और विज्ञान को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको आपने। हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ साइंस हो गया है, और आर्ट को आपने किल कर दिया है। पहले क्या होता था, एक जनरल प्रैक्टिशनर होता था, हर बीमारी को ट्रीट करता था, तो उसको नाप तौल मालूम रहता था कि ये हमारा पेशेंट है, इस पेशेंट को ये बीमारी ज्यादा सीरियस है, ये बीमारी माइनर है, इस पेशेंट को ये है। अगर इसको 10 कोमोबिडिटी है, कोविड जैसा कोई बीमारी के लिए वैक्सीन आएगा तो कहेगा चलो इसको वैक्सीन लेने की जरूरत है। जो हेल्दी है, नॉर्मल है, उसको डाइट अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा है, ओबेसिटी कंट्रोल है, तो इसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहते थे आर्ट ऑफ मेडिसिन। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स मशीन जैसा नहीं है। आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, एक मॉडल का सब कुछ, वही इंजन, वही ऑयल, वही सब कुछ एक लगता है।
अभी आप क्या कर रहे हैं, वो मैकेनिकल मॉडल ऑफ साइंस को आप इतना आगे ले गए कि आर्ट को भूल गए कि ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, एक ही फैक्ट्री के मॉडल्स नहीं होते हैं। तो वो मैकेनिकल मॉडल ऑफ डिजीज की वजह से साइंस जितना प्रगति कर रहा है वो अपना बैलेंसिंग सिस्टम भूल रहा है। वो जैसे इस गाड़ी में यही ऑयल चलेगा तो वैक्सीन बनाया तो सबको वैक्सीन लगा दो। तो कुछ लोग तो ऐसा है, उनके थिंकिंग की वजह से गलत डिसीजन लिया है, कुछ लोग भय की वजह से गलत डिसीजन लिया है, कुछ लोग क्या है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से गलत डिसीजन लिया है कि वैक्सीन कंपनीज ने बहुत सारा पैसा लगता है वैक्सीन इन्वेस्ट में, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है। तो वैक्सीन अगर अगर नहीं इतना वैक्सीन बन गया है, इसको अगर आप नहीं ये करोगे तो लॉसेस बहुत होंगे। और मेजोरिटी तो सोच रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी को मैं कई लोगों से बात किया है, अच्छे पढ़े लोगों लिखे से भी बात किया है, इतना डेटा नहीं समझ में आता है, इतना एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है उनके लिए। वो पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल में काम करते हो कहते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत आ गए थे सेकेंड वेव में, तो सेकेंड वेव में भी जो पेशेंट आए थे 90% पेशेंट डर के मारे आ गए थे। जो भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव किया, एसिम्प्टोमेटिक, इस महामारी में क्या किया, किसी के भी गले में आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसको केस बोल दिया, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे हमारे शरीर में हजारों वायरस एंड बैक्टीरिया निकल सकते हैं, हमारे थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकल है, मेनिंगोकोकल है, स्टेफिलोकोकल है। अब उसको निकाल के हम नहीं कहते हैं कि ये केस है, तो इसके केस आपके इन्फ्लेट हो गए, डर हो गया, हॉस्पिटल्स क्राउडेड हो गए सेकेंड वेव में, क्योंकि फैलेगा, वो जितना माइल्ड होगा उतना फैलेगा। उसमें क्या है कि जो जेन्युइन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिला, उससे डेथ रेट भी बढ़ गए। और जो हार्ट बीमारी का ट्रीट नहीं किया आपने, दूसरा किडनी का बीमारी का ट्रीट नहीं किया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव करके उसको कोविड डेथ में दिखा दिया। तो हमारे कंट्री में क्या होता है कि डेली 25,000 लोग मरते हैं हमारे कंट्री में, डिफरेंट वेरियस कॉजेज। उस 25,000 में अगर ये आरटीपीसीआर क्या है, सबके गले में 80% लोगों को फैल गया था, तो किसी का भी गले में आप निकाल सकते हो, और दूसरी बीमारी से वो मर रहा है, उसका कॉज ऑफ डेथ आपका कोविड चला जाएगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ है। अमेरिका में ऐसे भी रिपोर्ट्स है, न्यूजीलैंड में ऐसे भी रिपोर्ट्स है, कोई गनशॉट वुंड का कोई पेशेंट आया है, गनशॉट वुंड में भी उसका आरटीपीसीआर किया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, वो गनशॉट वुंड से मर गया, देहांत हो गया, उसका डेथ कॉज ऑफ डेथ में कोविड लिखा हुआ है। तो ऐसे भी ये तो इंस्ट्रक्शन थे ना अथॉरिटी से कि आपको बोलना है या आपके रिपोर्ट में वो लिखना है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्यों आए हुए थे कि कोई भी डेथ हुआ तो यू हैव टू पुट इट इन द सेक्शन ऑफ कोविड डेथ? उसी में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे। क्या है कि अमेरिका में क्या हो गया, अभी इंश्योरेंस सिस्टम आ गया है, कॉर्पोरेट सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स आ गए, प्रॉफिट सिस्टम आ गए हैं। उससे क्या है कि उनको अगर पहले तो वेंटिलेटर से कई पेशेंट मर गए थे, वो भी गलत ट्रीटमेंट था, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी, वेंटिलेटर से कई लोगों को लंग डैमेज हो गया, कईयों का डेथ हो गया। जिनको लंग डैमेज हो गया उनको लॉन्ग कोविड में बता देंगे। तो उनको क्या था कि जितने भी अमेरिकन हॉस्पिटल्स थे, कॉर्पोरेट सिस्टम ही ज्यादा है, उनको वेंटिलेटर में डालने से पेशेंट को उनको ज्यादा पैसा मिलता था, और अगर कोविड का डायग्नोसिस होता था उनको गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा मिलता था, इंश्योरेंस से ज्यादा। तो ये इस टाइप का था। हमारे यहाँ भी ऐसे हुए थे, हमारे यहाँ भी जितने हॉस्पिटल्स को कोविड बेड में कन्वर्ट कर दिए थे, दूसरे पेशेंट्स आ नहीं रहते हॉस्पिटल्स में, तो कैसे, तो वो करना ही है ना, रिकवर आपको हॉस्पिटल चलाने में तो खर्चा आता है। तो इट इज एक्चुअली पूरा इंटरकनेक्टेड हो गया अभी। और साइंटिस्ट को भी आजकल प्रेशर रहता है, उसको ग्रांट चाहिए, रिसर्च ग्रांट। तो कोविड वैक्सीन में रिसर्च के लिए जल्दी ग्रांट मिल जाता है, कोविड वायरस में रिसर्च करने के लिए जल्दी ग्रांट मिलता है। जो डिजीज की 1 in million को किल कर रहा है हेल्दी पीपल में, यंग पीपल, उसके लिए रिसर्च ग्रांट मिल रहा है। जो डिजीज हमारे यहाँ बच्चे जापानीज इंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन से मर रहा है, डायरिया से मर रहा है, हमारे यहाँ रोज 2000 बच्चे मर जाते हैं डेली। इंडिया में 2000 चिल्ड्रन डाई, कोई कोविड से नहीं मरता बच्चा, पर 2000 बच्चे हमारे यहाँ डायरिया से मरते हैं, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरते हैं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं। 2000 बच्चे रोज मरते हैं, हमारे को फिक्र नहीं है। अभी बच्चों को जबरदस्ती जाके स्कूल में प्रेशर किया जा रहा है वैक्सीन के लिए, उनको स्कूल टीचर प्रेशर कर रहा है, स्कूल प्रिंसिपल को प्रेशर आ रहा है। तो ये तो अनसाइंटिफिक चीज हो रहा है। ये एक अभी ऐसा एक माहौल बना दिया है, इसमें साइंस नहीं है, इसमें खाली प्रॉफिट मोटिव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स है। अभी जो सारी दुनिया में जो भी वैक्सीन है, मतलब इंडिया में भी जो 2 वेरिएंट है, वो भी क्या mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बने हुए हैं कि उसका कुछ अलग है?
इंडिया में जो कोवैक्सीन है वो तो कन्वेंशनल वैक्सीन है, वो मॉडिफाइड वायरस से बनाया है। तो कोवैक्सीन इंडिया में एमआरए टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा जो है हमारा कोविशील्ड है, एस्ट्रोजेनेका जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, कोविशील्ड है, दैट इज मेड ऑन अ डीएनए वायरस, डीएनए वेक्टर वायरस है वो, एडिनो वायरस वेक्टर से, चिंपैंजी वेक्टर से, उसके ऊपर वो प्रोग्रामिंग वही है, वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा बॉडी में जाके। तो एग्जैक्टली एमआरएनए वैक्सीन नहीं है, पर वो भी नई टेक्नोलॉजी से बनाया है। जो एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो वेक्टर वायरस है, एडिनो वायरस वेक्टर, कोई चिंपैंजी का एडिनो वायरस के ऊपर लॉन्च करके उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको जो मैसेज भेजते हैं, जो इंजेक्शन होस्ट में जब जाएगा वैक्सीन, तो वो बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो ये स्पाइक प्रोटीन का अभी काफी कंसर्न्स आ रहे हैं। जो एमआरएनए वैक्सीन में जो स्पाइक प्रोटीन है और जो कोविशील्ड में स्पाइक प्रोटीन है, अभी जैसे जापान में कई एनिमल मॉडल्स में इन्होंने पाए हैं कि स्पाइक प्रोटीन हैज ट्रैवल टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ओवरी में भी पाए गए हैं, हार्ट में भी जो मायोकार्डाइटिस हो रहा है वो स्पाइक प्रोटीन है। और एस्ट्रोजेनेका का जो कोविशील्ड जो हमारे यहाँ मैक्सिमम ये यूज हुआ है, 80% कोविशील्ड वैक्सीन यूज है, ये कई यूरोपियन कंट्री में बैन कर दिया है, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट है इसमें, और यंग लेडीज में पर्टिकुलरली, तो यंगर पीपल में ये बैन है इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब बिलो 50 कई कंट्रीज में बैन है, कई कंट्रीज में पूरा ही बैन है एस्ट्रोजेनेका। तो इसीलिए क्या है कि ये नए वैक्सीन है, और एमआरएनए तो बिल्कुल ही नया वैक्सीन है। और कोई भी वैक्सीन है, कोई भी दवाई है, इसमें क्या है कि आपको हेल्दी पीपल में देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, कॉस्ट, हेल्दी पीपल में रिस्क देखना चाहिए। अभी आपको पता चल गया डेटा से हेल्दी पीपल में नेग्लिजिबल रिस्क है, और वैक्सीन का रिस्क हमको शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो नेग्लिजिबल है, पर वो स्मॉल सैंपल में किया। अभी 500 बच्चों में टेस्ट करके आप कह नहीं कर सकते वैक्सीन सेफ है। अभी हजारों में, 1 मिलियन में भी अगर 10 बच्चे भी मर जाएंगे तो वो बहुत बड़ा, वो बच्चे को मरने की जरूरत नहीं है। कोविड से 1 मिलियन बच्चे का कोविड होता है, 10 बच्चे भी नहीं मरते, खाली 2 बच्चे मरते हैं। अगर वैक्सीन से शॉर्ट टर्म में पता चलेगा डेथ होता है, मान लीजिए कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वैक्सीन का, 10 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको मोर्टेलिटी देख के नाप तौल करना चाहिए, कि जैसे मैंने कहा स्मॉल पॉक्स का मोर्टेलिटी 30% था, वैक्सीन बहुत खतरनाक था, स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कोविड वैक्सीन से भी ज्यादा थे, पर वो हमको मंजूर था, क्योंकि हमारा जो डिजीज का मोर्टेलिटी was 30%, वैक्सीन का अगर 5% भी मोर्टेलिटी है, 1% भी है तो एक्सेप्टेबल है, पर इसका तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जब डिजीज का ही 1 in million है बच्चों में। अभी हम आज बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा ये लगता है कि बच्चों में तो कभी जरूरत ही नहीं था, नंबर 1 बच्चों में, नंबर 2 दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। आज हमारे देश में बिफोर द वैक्सीन रोल आउट 70% 80% लोगों को हो गया था नेचुरल इन्फेक्शन, तो 70-80% को हमको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी। 1 in million, अभी वो बेचारे जो मर गए वो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मर गए बिकॉज ऑफ कोमोबिलिटीज और मिसमैनेजमेंट और व्हाटएवर, बट अभी जब रिकवर कर गए तो अभी इतना जल्दी इमरजेंसी खत्म हो गया, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होना नहीं चाहिए। अभी आज के तारीख में भी आया कि नेजल वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया, जबकि अभी इमरजेंसी नहीं है। अभी हमारे तो 80% पॉपुलेशन रिकवर कर गए नेचुरल इन्फेक्शन से। हाँ, जो नेचुरल इन्फेक्शन जिन लोगों का हो चुका है उनको जो वैक्सीनेट किए गए हैं उसमें क्या होगा, मतलब उसका कुछ एक बार नेचुरल इम्यूनिटी मुझे मिल गई है, उसके ऊपर से मैं वैक्सीनेट हो रही हूँ, उसका कुछ इफेक्ट होगा क्या, कि मतलब उसका इफेक्ट अभी लॉन्ग टर्म ही आप बता सकते हैं। अभी देखिए ये तो बहुत कंफ्यूजन कर दिया ना, अभी तो आपने एक प्रकार से एविडेंस को हटा दिया है। अभी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहा है या कोविड से हो रहा पता नहीं चलेगा, उल्टा ये कहते हैं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी है तो बहुत स्ट्रांग है। अभी हमको हाइब्रिड इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं है। जब हमको एक बार अगर हो गया है कोविड, हमको अगर सेकेंड इन्फेक्शन होगा तो हमको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, डेथ भी नहीं होगा, माइल्ड होगा, क्योंकि हमारा टी सेल मेमोरी सेल 20-20 साल तक ये रहता है। फिर जो चीज वैक्सीन को लागू होता है नेचुरल इन्फेक्शन को ज्यादा लागू होता है, क्योंकि जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है इंसान को, वायरस, पूरा वायरस, होल वायरस उसके बॉडी में 15 दिन रहता है, तो पूरा जितना भी इम्यून सिस्टम है उसका टी सेल मेमोरी सेल अच्छी तरह पहचान जाता है। और आप जब वैक्सीन देते हो खाली स्पाइक प्रोटीन देख रहा है, इट इज जस्ट 1 part ऑफ द वायरस, 5% ऑफ द वायरस। अब उसमें म्यूटेशन आ गए तो वैक्सीन से तो कॉमन सेंस भी कहता है कि नेचुरल इम्यूनिटी जिसको हमने पूरा
इंसान को देखा है 5 साल वो, और खाली इंसान का सिर दिखाएंगे तो हम 2 साल बाद मिलेंगे तो उसका सिर से हम पहचानेंगे नहीं, पर पूरे इंसान को पहचान जाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये आप, और इट वाज नोन अर्लियर डिजीज ऑल्सो, इट वाज नोन, ये कोई नया नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी लॉन्ग, तो इसको एक हमको बिल्कुल साइंस को फॉलो नहीं किया इन्होंने, और साइंस में अनसर्टेनिटी है। हम कहते हैं ठीक है अनसर्टेनिटी है, आज के तारीख में ये अनसर्टेनिटी है कि भाई वैक्सीन से सही लॉन्ग कोविड हो रहा है या कोविड बीमारी से हो रहा है। तो इसके लिए आपको 2 ग्रुप रखना था, कंटेमिनेट नहीं करना था ग्रुप को। जो लोग रिकवर कर गए थे उनको वैक्सीन नहीं देना था। आज के तारीख में भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 10-20% लोगों ने नहीं लिया हो, तो उनको करना चाहिए। और यही मतलब आम आदमी को मतलब ये करने के लिए बहुत ही कम लोग बचे हैं जिन जो वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट इट्स ये तो हाँ, यू आर ट्राइंग टू रिमूव द एविडेंस ऑफ एनी साइड इफेक्ट। अभी जब एक्सपेरिमेंट है, अभी वैक्सीन आप मास एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये वर्ल्ड में ग्लोबल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने मास स्केल में एक बीमारी में जिसका मोर्टेलिटी इतना कम है। तो ये जो इमरजेंसी बेसिस पे ये वैक्सीन को रोल आउट किया गया, उसका भी कोई मतलब था क्या? कि एक वैक्सीन जो अभी ये सब जानने के बाद ही हमको पता चलता है कि मिनिमम 5 years 8 years लगता है एक वैक्सीन को पूरी तरीके से सब टेस्टिंग से बाहर होने के लिए, तो वहां पे 1.5-2 साल में ये ला रहे हैं, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ क्रिएटेड इमरजेंसी ऑल्सो। इमरजेंसी वो थी नहीं, पर इमरजेंसी के बेसिस पे उसको निकाल दिया। बहुत ही क्वेश्चनेबल जो भी अभी पूछेंगे, अभी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। और इसमें एक और चीज किया, जो भी साइंटिस्ट ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे उनको सेंसर कर दिए जाते थे, यूट्यूब उनके ब्लॉक कर दिए जाते थे, फेसबुक ब्लॉक कर दिए जाते थे। तो साइंस में डिबेट होता है, इन्होंने डिबेट को वन ट्रैक कर दिया है और बोला कि कंसेंसस है। कंसेंसस कभी नहीं था। कई साइंटिस्ट थे, जय भट्टाचार्य है, सुनेत्रा गुप्ता है, मार्टिन कुल्डोफ है, उन्होंने बोला था ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन अक्टूबर 2021 में ही उन्होंने निकाला था, या 2020 में कि जो लोग हाई रिस्क है उन्हीं को आइसोलेट करो, एल्डरली को आइसोलेट करो, यंग पीपल कैन डू। सो दैट वाज, एंड सिमिलरली वैक्सीनेशन में भी इनको यही पॉलिसी करना था, हाई रिस्क को वैक्सीन देना था, बाकी को खाली, तो वो कंट्रोल ग्रुप भी उसमें रहता। और वैक्सीन ऐसा हमेशा पहले भी ऐसे हुआ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम सबको नहीं देते थे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन खाली हाई रिस्क एल्डरली को नर्सिंग होम में देते थे। अभी तो उसका भी चालू हो गया अभी प्रोपेगेंडा, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंजा, वो सोचे वो क्यों पीछे रहेंगे, कोविड वैक्सीन दे रहे हैं तो अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी बोल रहे हैं सबको दो बच्चों को। तो अभी हमारे एवरी डे एवरी ईयर अभी क्या होगा, नया कोई वायरस इन्वेंट हो जाएगा, नया वायरस डिस्कवर हो जाएगा। इन्वेंट तो पता नहीं, लैब से होता है, अब इसका भी क्वेश्चन मार्क है ये लैब से हुआ कि नहीं, तो पर डिस्कवरी हो जाएगा एवरी डे। माइक्रोस्कोप लेके जीनोमिक सर्वे, नया वेरिएंट एवरी ईयर, कोई नया, जैसे कार का मॉडल आ गया ना, हर साल कार का मॉडल थोड़ा सा चेंज कर देते, म्यूटेट कर देते, आप नया कार खरीदो, तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे। अभी वो साइंटिफिक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो नया अभी तो फिर हर साल आपको हर महीने कोई ना कोई वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो ये तो एक वायरस अगर म्यूटेट हो रहा है तो वहां पे वैक्सीन का बेस ही तो नहीं है ना, एक बेस पे आप वैक्सीन बना रहे हो, देन वो म्यूटेट होके और भी आगे, यू कैन नॉट कैच अप बिकॉज नेचर विल बी ऑलवेज वन स्टेप अहेड। तो नेचर विल बी वन स्टेप अहेड, पर वो समझना चाहिए लोगों को। क्या है कि अभी ये साइंस चला गया, अभी ये फेथ में आ गया। पहले जब ऐसे वो ताबीज बांध देते थे, ये एक काला ये लगा देते थे, इससे बच जाएगा। अभी वैक्सीन काम न करे उनको, अभी पीपल हैव आल्सो बिकम लाइक दैट, वो अंगूठी पहनता है वैक्सीन ले लेता है। तो ये मॉडर्न, मैं कहूँगा मॉडर्न ये है, क्या है, क्वेकरी। इट इज अ पब्लिक हेल्थ क्वेकरी ऑन अ लार्ज स्केल, कि ये आपको लगा दिया ये। कॉस्ट भी बहुत होता है ना, इफ यू सी द कॉस्ट ऑफ 36,000 करोड़ खाली वैक्सीनेशन में चला गया, 70। तो इतने में हमको वाटर सप्लाई नहीं है, रोज फ्लड आ रहा है बेंगलोर में, पूना में, तो ड्रेनेज नहीं है, जिससे ज्यादा बीमारियां हो रही है। वाटर स्टैग्नेशन से डेंगू हो रहे हैं। तो हमारे कंट्री में तो अदर ऑल कम्युनिकेबल डिजीज हैव गॉट 5 to 10 times हायर मोर्टेलिटी देन कोविड। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज ले ले, डेंगू ले ले, मलेरिया ले ले,
जापानीज है, वो हमारे इसमें सभी ज्यादा है, तो हमेशा स्कूल बंद रखे हमेशा। तो इसीलिए हमको वेस्टर्न गाइडलाइन को नहीं फॉलो करना चाहिए, उनके कंट्री में नहीं है, उनको जंप पैनिक करेंगे वो, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो वी हैव गॉट एक्सपीरियंस, वी डोंट हैव टू फॉलो देयर एक्सपर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, या क्या नहीं है पता नहीं, या उनका इन्फ्लुएंस है फार्मा कंपनी, वी डोंट नो, सो मेनी फैक्टर्स आर इन प्ले। पर जो मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर्स है या और भी मेडिकल प्रोफेशनल्स, उन उन वो लोग क्यों नहीं सोच रहे जैसे आप सोच रहे हो? आप प्लस माइनस सब कुछ देख के न्यूट्रल जगह पे होके सोच रहे हो, पर मैक्सिमम जो हो रहा है कि जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, उन पे उन लोगों का ब्लाइंड फेथ जो है, इवन मैं आसपास या फैमिली में भी देखती हूँ कि जो इस प्रोफेशन में है वो लोग और कुछ सुनते ही नहीं है। तो ये चीज क्यों? एक लॉजिक, इसीलिए वो लॉजिकल माइंड होना चाहिए ना। लॉजिकल माइंड नहीं है। अभी डॉक्टर क्या है ना, अभी टेक्नीशियन हो गया डॉक्टर, मेडिकल ट्रेनिंग ही चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता ना, साइंस, आर्ट ऑफ मेडिसिन हैज बीन किल्ड, साइंस हैज बीन फ्रैगमेंटेड। अभी फ्रैगमेंट कैसे कर दिया? एमबीबीएस डॉक्टर हम जब पास किए थे, एमबीबीएस डॉक्टर, हमने बोला ना 7 साल एज अ मेडिकल जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मैंने काम किया, हर टाइप के केसेस देखे, इमरजेंसी हैंडल किया हमने, रिमोट एरिया में ऐसे इमरजेंसी हैंडल किया जो कि आजकल स्पेशलिस्ट भी नहीं करता, सुपर स्पेशलिस्ट के पास रहता है। एज ए एमबीबीएस डॉक्टर आई हैड हैंडल्ड इट। उसके बाद हमने फिर एपिडेमोलॉजी किया। आजकल क्या है, एमबीबीएस में तो खाली कोचिंग क्लासेस होता है, उसको डेप्थ नहीं होता है, उसको पेशेंट का जो एक आर्ट होता है वो नहीं होता है। उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद फिर कोचिंग अटेंड करता है, उसको स्पेशलाइजेशन करना है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, उसमें भी उसका आजकल मार्केट नहीं है, उसको फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। कोई आपका न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता, कोई जीआई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाता। तो जितने ऑर्गन है उतने स्पेशलिस्ट है, तो वो फ्रैगमेंट हो गया है। तो वो अभी उसको उसी के स्पेशलिटी में वो देखता है, और वो जो ये सब है उसके पास टाइम नहीं है। तो उसको क्या है कि जो गाइडलाइन WHO है, ICMR है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो अभी डॉक्टर इज बिकम अ टेक्नीशियन, एंड इसीलिए वो जो साइंस है ना, छोटे छोटे साइंटिफिक पार्ट्स बना दिए। तो हमने किया कि वी हैव फ्रैक्चर्ड द साइंस, फ्रैगमेंटेड द साइंस एंड किल्ड द आर्ट। आर्ट में वो पूरा देखता था, जैसे चेस का गेम है, ग्रैंड मास्टर पूरा बोर्ड देखता है, और जो नॉविस होगा वो एक पीस क्वीन को लेकर खेलना चालू होगा, जो क्वीन है। अभी वो कोविड है तो वो देख रहा है, बाकी उसके सब पीसेस मर रहे हैं, एंड में वो क्वीन पकड़ के रह जाएगा। सिमिलरली इट इज, तो मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स, 90% ऑफ डॉक्टर एक तो बहुत बिजी होते हैं, फिर दूसरे अपने अपने स्पेशलिटी में करते हैं, ठीक है ये है। और उनका जो मैकेनिकल मॉडल होता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है ना, वो जो पेशेंट आया उसने ठीक कर दिया। अभी वो ओवरऑल नहीं देखता है, पेशेंट एज अ होल नहीं देखता है, पेशेंट ओनली दैट। तो वो सोचता है चलो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट ने बोला। अभी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट कौन है? वो उधर बैठा हुआ, स्टैनफोर्ड में बैठा है, या उसने केस ही नहीं देखा। अभी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा किताब जो है, ये किताब कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने परचेस किया था अमेजोन से। आफ्टर रीडिंग द बुक शी सेड आई वांट टू टॉक टू यू। तो 1 घंटा उसने चैट किया, तो वो बोला आपके किताब से मेरे को इतना कुछ। और वो बैठी है कहाँ पे? स्टैनफोर्ड में, इट इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी। बोलते हैं आपके किताब से मेरे को कोविड समझ में आया 2 साल में, और हमारे यहाँ जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है उन्होंने कभी केसेस नहीं देखे इन्फेक्शियस डिजीज के। आपके कॉलेज में हम अपने स्टूडेंट्स को भेजेगा केसेस देखने के लिए? तो ये तो हाल है उनका, एंड वी आर फॉलोइंग देयर गाइडलाइंस। सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। देन सम ऑफ द डॉक्टर्स आर अंडर इन्फ्लुएंस। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना है, क्योंकि इस पैंडेमिक में क्वेश्चन करना मना कर दिया था। नथिंग शुड बी क्वेश्चन, वैक्सीन हैज टू बी प्रमोटेड। लॉट ऑफ अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शुरू में एक एडिटोरियल भी आया था कि इन दिस पैंडेमिक साइंस हैज बीन सप्रेस्ड, पॉलिटिक्स हैज टेकन अपर हैंड। साइंस जब सप्रेस होता पीपल डाई। दैट वाज द एडिटोरियल व्हिच एंडेड लाइक दैट इन दिस पैंडेमिक the science and other conflicts of interest took over, and so इसमें कई डॉक्टर्स तो अभी, फिर कई डॉक्टर्स को बेनिफिट भी हो गया है। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च ग्रांट मिल गया है, तो उनका रिसर्च है, उनका कैरियर है। अभी क्या है कि जितने भी अभी है कि कॉलेजेस जो है, एकेडमिशियंस है, उनको पेपर पब्लिश करना रहता है, उसके बगैर उनका प्रमोशन नहीं होता है। तो कोविड में आप कुछ भी, जैसा भी एक आर्टिकल बना दो या ग्रांट मिल जाएगा, तो इससे क्या है कि कोविड का वो एक नैरेटिव बना रहेगा।
तो उससे मोर पीपल हैव मेड मनी आउट ऑफ कोविड देन डाइड ऑफ कोविड, ऐसा हो गया। बट इस सिचुएशन में भी डॉक्टर मिलोन जैसे एक रिसर्चर डॉक्टर बोल रहे हैं, उनकी वीडियोस हम देख रहे हैं, वो जब दिखा रहे हैं, वहां पे भी डिनायल क्यों? दैट इज डॉक्टर मलोन को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना, डॉक्टर मलोन के भी यूट्यूब ब्लॉक कर दिए हैं, ट्विटर ब्लॉक किए। तो ये सब जब ऐसे किया जा रहा है, सामने कोई आके कुछ बोल रहा है तो उनको ब्लॉक किया जा रहा है, तब भी सोच दिमाग में नहीं आता है कि क्यों इतने सारे बाकी के आलतू फालतू चीजें होते रहते हैं, वहां पे कुछ ब्लॉक नहीं होता है, यहाँ पे क्यों ब्लॉक हो रही है? ये क्वेश्चन नहीं आते दिमाग में। अभी तो पता चल रहा है, मोटिव पता चल रहा है। स्टार्टिंग में ब्लॉक किया था इन्होंने, हो सकता है इनका जो ये था कि सही में एमेच्योरिस्ट था कि हम वैक्सीन वुड बी वेरी सक्सेसफुल। अभी वैक्सीन के भी इफेक्ट्स नहीं इतना, उसका एक तो बेनिफिट भी नहीं हो रहा, हार्म्स थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। तो अभी दे आर कोर्ट केसेस हैव स्टार्टेड, इंडिया में भी कोर्ट केस स्टार्ट हो गए हैं, एंड इन यूएसए ऑल्सो जय भट्टाचार्य ने कोर्ट केस अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी किया हुआ है, लिटिगेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो विद इन 3 to 5 years बहुत जल्दी इसका पूरा डॉक्यूमेंट्री आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज, लोग डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं इसके ऊपर। इनफैक्ट बॉम्बे में मैं 2-3 महीने पहले ही हमको एक डॉक्यूमेंट्री मेकर आया था जर्मनी से, रॉबर्ट सीबिस, उसने हमको भी, हमारा भी एक घंटे का इंटरव्यू लिया है। तो वो ऐसे है, पीपल आर देयर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स है। इसके ऊपर भी 2-3 साल में अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आएंगे, एंड होप, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि द कॉमन पर्सन विल अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आपने डॉक्टर्स का बात किया, आई फाइंड मोर कॉमन पर्सन अंडरस्टैंड फास्टर देन डॉक्टर्स, particularly specialist doctors. I think doctors, they don't understand, they are in denial, or they suppress their that thing, understand, they just portray that we don't. हाँ, वो डिनाइल में है, क्योंकि इट इज सच अ मैग्नीट्यूड, नोबडी कैन इमेजिन कि इतना मैग्नीट्यूड में गलती हो सकता है। हम तो गलती कहेंगे, बेनिफिट और ब्लंडर कहेंगे, तो उनको जो एक्चुअली समझ भी जाएंगे तो दे विल बी टू एम्बैरेस्ड टू एडमिट इट, बिकॉज उनके ऊपर काफी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। जैसे रॉबर्ट का जो क्या एंथनी फॉची वगैरह है, दे विल बी इन डिनाइल मोड बिकॉज दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, even now maybe they will be held responsible। और दूसरा है कि majority people are just, क्या है कि 5% people have got malified intentions, 5% people on both have good intentions, और जो बीच के 90% होते हैं वो देखते हैं टग ऑफ वॉर है, जिस तरफ चलेगा उस तरफ चले जाएंगे। तो जब ये एक तरफ अगर टग ऑफ वॉर दूसरी तरफ जाने लगेगा ना, तो ये 90% भी आ जाएंगे हमारी तरफ। तो टुवर्ड्स द ट्रूथ, initially there is a tug of war between the truth and the lies। 5% people are liars, 5% are truth, 90% are do not tax their mind। और डॉक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, बिकॉज दे आर वर्कर्स, दे आर बिजी, सुबह से शाम एक एक पेशेंट को लेके वो बिजी रहते हैं। सो उनके पास टाइम नहीं है, और वो सोचते हैं हमारे पास एक्सपर्टीज भी नहीं है। जैसे मेरे को इनकम टैक्स नहीं समझ में आता, तो मैं कोशिश भी नहीं करता, जो बोलता मैं भर देता हूँ, आई में भी। तो सिमिलरली वो मेजोरिटी, हर किसी का ब्लाइंड स्पॉट रहता है। तो अभी 5% आर लायर्स, 5% आर ट्रूथ। अब ये टग ऑफ वॉर चल रहा है, जब ट्रूथ की तरफ जाएगा तो 90% उधर चले जाएंगे। अभी क्या है, दे आर कंफ्यूज नाउ। इनिशियली तो वो डर गए थे तो लायर्स के पास चले गए थे, या लायर्स में भी कई लोग ट्रूथफुल होंगे, बाद में लायर बन गए। तो इनिशियली दे में भी रियली थिंकिंग। अभी क्या होगा कि धीरे धीरे अभी वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि इतना भी भयानक नहीं है बीमारी, और इतने भी जो लोग नहीं लिए वैक्सीन वो भी अच्छे हैं, और साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखाई दे रहे होंगे। सो नाउ दे आर कंफ्यूज। और जब ट्रूथ का जीत होगा, जैसे मैं कहता है ना, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, पीपल आर क्वेश्चनिंग, पार्लियामेंट में पूछेंगे, सो दिस द वेव विल चेंज टुवर्ड्स द ट्रूथ। इन द लॉन्ग रन साइंस विंस। साइंस में कई ऐसे हिस्ट्री में है, गैलीलियो से लेके जब अर्थ इज राउंड बोला था उसको, ये कई, तो पहले टाइम लगता था। अभी इंफॉर्मेशन वॉर जो है ना, इंफॉर्मेशन जो हाईवे है, इट कट्स बोथ वेज। प्रोपेगेंडा भी बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ, सो ट्रूथ भी बहुत फास्ट स्प्रेड होगा। सो बाय द सेम चैनल the truth will also go like wildfire, so it cuts both ways।
So instead of waiting for 50 years for truth like times of Galileo and other scientists, within 5 years the truth will come. And तो मतलब वैक्सीन की बात में, वैक्सीन का अगर कोई साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर सुजान जैसे बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लो और प्रिकॉशंस के लिए, तो उसमें आपका क्या बोलना होगा? आप भी सजेस्ट करोगे कि ब्लड टेस्ट होना चाहिए? ब्लड टेस्ट तो हाँ वही सजेस्ट तो मैं करूंगा, पर मेरे को इतना है कि जैसे बताना मुश्किल है कि वेदर वैक्सीन से है या लॉन्ग कोविड से, इसलिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, हैविंग अ लॉन्ग टर्म फॉलो अप। बाकी जो करते हैं उतना मेरे को एक्सपर्टीज नहीं है, पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ब्लड में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बाद में रिसर्च में काम है। अभी कई ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ब्लड रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ब्लड का आरबीसी का साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया, या कहीं ऐसे फाइबर्स आ रहे हैं, या एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है। सुचारी भागटी वगैरह ने कहा था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था बल्कि ये स्पाइक प्रोटीन से एंडोथेलियल डैमेज होगा या, तो ये एक्चुअली ये मेरा ये जो बेसिक साइंस के ऊपर है अभी ये रिसर्च जो है ना। हम क्या है कि जैसे मैंने कहा कि एपिडेमोलॉजिस्ट बड़े बड़े तौर पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड, इसलिए हम हमारे लिए बहुत जरूरी है अनवैक्सीनेटेड ग्रुप को अनकंटेमिनेटेड रखने के लिए। तो हम तम गिनती करके बता सकते हैं कि ऐसे हो रहा है। अब उसके आगे क्या है वो फिर बेसिक साइंस का जो एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट है या हीमेटोलॉजिस्ट है या जो भी सूजन जैसे करते हैं उनका फील्ड आ जाता है। हम खाली बताएंगे कि ये मोटे तौर पे बिग पिक्चर हम देख के पैटर्न बता सकते हैं। जी, तो आप आपके बुक के बारे में, मतलब दिस इज योर फर्स्ट और सेकंड बुक जो आपने? फर्स्ट बुक है। तो मतलब इसमें आपका पूरा ये पैंडेमिक या प्लैंडेमिक व्हाटएवर द, उसमें जो आपका रियलाइजेशन, आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूरा आपने वहां पे डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से मैंने कैसे कैसे पैंडेमिक हुआ, कैसे जब आपने चाइना ने जब लॉकडाउन किया तो पूरा वर्ल्ड चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा था, बाद में पूरे वर्ल्ड ने चाइना से भी ज्यादा किया, वो मैंने डबल स्टैंडर्ड्स भी लाया। फिर मैंने एथिकल वायलेशन क्या क्या हुआ ये पैंडेमिक में, लॉकडाउन में एथिकल वायलेशन, ये वायलेशन। उसके अलावा जो सेकेंड वेव के बारे में मैं लिखा कि एक्चुअल हम स्टैटिस्टिक्स जो एनालाइज किए हैं, मोर्टेलिटी जो कहते हैं ना डेल्टा वेव वाज मोर सीरियस देन द फर्स्ट, एक्चुअली मोर्टेलिटी बराबर ही था दोनों में। इट वाज द नंबर्स विच वर देयर, और नंबर्स को कैसे इन्फ्लेट किया कि आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी अगर अस्पताल में भर दोगे तो ये तो एक प्रकार के स्टैम्पीड हो गया ना, मेडिकल स्टैम्पीड। जैसे कहीं क्राउड में सब भागने लगते हैं तो कई लोग कुचल जाते हैं, तो अगर ऐसे सेकेंड वेव में सब अस्पताल की तरफ भागेंगे तो जेन्युइन पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला होगा, जेन्युइन पेशेंट को बेड नहीं मिला होगा। लोग जो भी मिडिल क्लास है 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर बुक करके घर में रखते थे। लोग बेड में अपने मेड सर्वेंट को भर्ती करा देते थे कि कल जरूर, ऐसे करके उन्होंने ब्लॉक कर लिया। तो दिस हैज हैपेंड एक्चुअली। तो ये तो एक आर्टिफिशियली इससे मिसमैनेज से सो कॉल्ड मोर्टेलिटी बढ़ा दिया आपने। तो ऐसे फिर मैंने म्यूटेशन के बारे में भी बात किया है कि जो म्यूटेंट्स होते हैं वो माइल्डर होते हैं, नेचर्स वे ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इस टाइप के हमने किया। फिर हमने ये मार्केट फोर्सेस के बारे में भी बात किया है। हमने एक चैप्टर में बताया कि जैसे हमारे टाइम पहले क्या होता था, 5 डे क्रिकेट होता था, तो हमारे डॉक्टर्स आराम से पेशेंट को ट्रीट करते थे, जनरल फिजिशियंस, और वो टेस्ट मैच खेलते थे बिगर हेलमेट के खेलते थे अपना। और उसके बाद वन डे आ गया, और हमको जो पब्लिक है उसको रिजल्ट चाहिए, उसको ड्रॉ, अगर टेस्ट मैच में ड्रॉ भी हो जाएगा तो चल जाए, उसको रिजल्ट चाहिए। अभी वन डे भी बहुत लंबा लगने लगा है, 20 ओवर्स आ गया। तो मेडिसिन में भी वैसे ही हो रहा है। पहले आराम से ट्रीटमेंट होता था, डाइट, एक्सरसाइज, जनरल प्रैक्टिशनर देखता था, उसके बाद आपका स्पेशलिस्ट आ गया, अभी सुपर स्पेशलिस्ट आ गया। तो अभी जो पेशेंट है वो इमीडिएटली वन डे में भी चाहिए उनको रिजल्ट, 20 ओवर्स में चाहिए, और इमीडिएटली उनको चाहिए, खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुद डाइट नहीं चेंज करेंगे। सिमिलरली कैरी पैकर आया था, कैरी पैकर केम इन द क्रिकेट, कैरी पैकर आने के बाद क्रिकेट चेंज हो गया। अभी मेडिसिन, बिल गेट्स आने के बाद मेडिसिन चेंज हो गया। तो हमने ऐसे एक चैप्टर में पैरेलल लाए हैं। और पहले क्या करते थे, ये मार्केटिंग करते थे, ये क्रिकेटर बेचारा गरीब होता था, उसके बाद ये क्रिकेटर स्टार्टेड मार्केटिंग कोको कोला, थम्स अप एंड अदर थिंग्स। वो ज्यादा वो एडवर्टीजमेंट में टाइम ज्यादा क्रीज में, क्योंकि 10 ओवर लिमिटेड ओवर में उनको टाइम भी मिलता था एडवर्टीज। 5 दिन अगर वो क्रिकेट खेलते रहेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कब करेंगे। तो अभी सिमिलरली अभी हमारे यहाँ सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हो गए, वो टीवी में आते बोलते वैक्सीन लो, ये लो। सो लाइक सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स हो गए। तो हमने एक चैप्टर में पूरा पैरेलल लाया, और अभी तो वो गाने वाले भी वैक्सीन का गाना गा रहे हैं, और वो सहवाग क्रिकेटर वैक्सीन भी बेच रहे हैं। तो इट इज बिकम
मार्केटिंग, इट इज नॉट साइंस, सोशल मार्केटिंग। तो एक चैप्टर हमने, तो इट इज नॉट ओनली द डॉक्टर्स एंड द प्लेयर्स टू ब्लेम, स्टेक होल्डर्स, इट इज द साइकोलॉजी ऑफ द जनरल पब्लिक, द पॉपुलेशन। तो इसीलिए मास फॉर्मेशन साइकोसिस कर दिया या डिमांड कर दिया, तो ऐसा एक है। आप कह रहे हैं हमारे घर वाले को भी हम कई ऐसे फैमिली मेंबर्स को नहीं कन्विंस कर पाते हैं। सो सैड। यस यस, और दुख की बात है, बट रियलिटी है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट वही है कि लेट अस होप, अगर 5 इयर्स में, इसमें एक चीज अनफॉर्चुनेट भी है, अभी जो कुछ अच्छे वैक्सीन है उसमें भी लोगों का फेट उठ जाएगा, ऑलरेडी ऐसे होने लगा है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस कैन, दे मे बी, पीपल विल लूज, अभी तो ऐसा हो गया, पीपल आर लूजिंग फेथ इन मॉडर्न मेडिसिन, विच इज ऑल्सो वेरी बिग अनफॉर्चुनेट, बिकॉज दे आर द वन हैज टू सी आपका क्या ये है, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ ईच डिजीज। अब मेरिट ऑफ ईच डिजीज इज द मोर्टेलिटी, अब मोर्टेलिटी इसका बहुत कम है, तो इतना कहानी वही खत्म हो जाना चाहिए। इतना मास स्केल वैक्सीनेशन का तो जरूरत नहीं है, लेट द वैक्सीन बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे दिमाग मतलब क्वेश्चंस तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आप मतलब इसको रैप अप आप कौन से वर्ड से करोगे? रैप अप मैं ये कहूंगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग आम आदमी को भी करना चाहिए, डॉक्टर्स से सवाल पूछे, पॉलिटिशियन से सवाल पूछे, एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल पूछे, अपने अभी जैसे स्कूल वैक्सीन तो स्कूल प्रिंसिपल से सवाल पूछे, ऐसे कई जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एडवोकेट से काम कर रहे हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट है, उनका वेबसाइट देखिए, उसमें उनके लोगों का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ वैक्सीन का साइड इफेक्ट है उसको रिपोर्ट कीजिए, उसके लिए भी अवेकन इंडिया मूवमेंट का साइट है। फिर हमारा एक यूएचओ भी है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वी ट्राई टू गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो बी अवेयर, बी अपने को जानकार बनाइए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपका हेल्थ है, और सवाल पूछिए, आप सवाल पूछना, और ये क्रिटिकल जो एक्सेप्ट नहीं कीजिए, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, साइंस में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कीजिए, पूछना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच आने के लिए। तो मेरे और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे फिर मैं बोलूंगी कि प्लीज फिर से और एक सेशन में आए, और हम बात करेंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे। तो यहीं पे हम आज खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार, इट वाज अ प्लेजर, धन्यवाद। थैंक यू।